बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों को। और ये प्रश्न है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के प्रश्नावली या एक्सरसाइज के। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न क्रमांक 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? मतलब ये प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या इस प्रश्न में जो अंक आएंगे वो अंक एपी में होंगे और अगर हैं तो क्यों, ये लिखना है आपको, ये बताना है आपको। तो पहला यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है वो देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिया पहले उसको लिखो और हम आपको बेसिक से लेकर के लास्ट तक समझाते हुए लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर हो गया 15 रुपये। फिर दिया हुआ यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया, मतलब जब आप 1 किलोमीटर चल ले जाओगे तो उसके बाद अतिरिक्त 8 रुपये लगते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया, वो है 8 रुपये दिया हुआ है। इस प्रकार से तो अगर हम लोग किराए की एक सूची बनाए तो देखते हैं कैसे बनेगा, वो देखो पहले। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि किराए की सूची हम लोग बना के देख रहे हैं कैसा बनेगा। तो देखो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। अगर हम लोग पूछें कि अगले किलोमीटर का किराया कैसे आएगा, तो उसमें 8 रुपया एडवांस ले रहा, मतलब 8 रुपया और ज़्यादा ले रहा। तो 15 तो पहले था ही, उसमें 8 रुपया ज़्यादा ले लिया। अगर हम पूछें कि इसके बाद उसको कितना किराया देना पड़ेगा, तो इसमें 8 रुपया और जोड़ना पड़ेगा आपको। तो हो जाएगा 15 + 8, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला किलोमीटर जब आप चलेंगे तो उसमें एक बार और 8 जुटेगा। और ऐसे बन जाएगी ये पूरी सूची। अब यहाँ पे अगर देखो, हम लोग इस 8 को डी मान लेते हैं और 15 को ए मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा ए + डी, और ये बन जाएगा ए + डी + डी, और ये हो जाएगा ए + डी + डी + डी। इस प्रकार से बन जाएगा ये। और ये हो जाएगा ए + डी, ए + 2d, ए + 3d। इस प्रकार से ये बन गया। अच्छा, अब आपको ये देख के क्या लग रहा है, ये तो एक एपी है। समांतर श्रेणी में सीरीज ऐसे ही तो चलता है, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस प्रश्न में जो अंकों की सूची बन रही है वो सूची कैसी है, एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक एपी है। शायद आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न में कहा क्या है कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया, तो पहले वाले का 15 रुपया हो गया। उसके बाद जब आप 1 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे तो 8 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पहली बार 15 हो गया, दूसरा किलोमीटर चलोगे तो 15 में 8 और ज़्यादा जोड़ के लेगा, तीसरी बार चलोगे तो उसमें एक और बार 8 रुपया जोड़ेगा, चौथी बार में एक और बार 8 रुपया जुटेगा। तो इस प्रकार से जुटता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, ए को मान लिया 15 और डी को मान लिया 8।
मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो गया और ये प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म हो गया। तो देखिए एक प्रकार से सीरीज बन गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर जो अंक हैं वो अंक एपी में है। फिर पूछा है क्यों है, तो उस क्यों का जवाब क्या है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस समान है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एक एपी है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो अब बताओ जरा, बेलन में कुल कितनी हवा होगी, जितना बेलन का आयतन रहेगा उतनी हवा रहेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर बेलन का आयतन, और ये बराबर है v। तो प्रथम बार में कुल कितनी हवा होगी, जितना उसका आयतन है उतना ही, क्योंकि पहली बार में हवा तो निकाला नहीं गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम बार हवा की मात्रा। तो प्रथम बार में हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी, v घन मीटर में मान सकते हो क्योंकि आयतन घन मीटर में होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ v लिख के छोड़ रहे हैं। फिर कहा है कि पहली बार जब उसके बाद क्या हुआ, इतना तो हवा था, इसके बाद इसका 1/4 भाग हवा निकल गया, तो शेष कितना बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम बार हवा निकालने पर शेष हवा। निकालने पर शेष हवा की मात्रा। तो कुल आयतन कितना है यह, और इसमें से इसका चौथाई भाग निकल गया। टोटल इतना हवा था और इसमें से इसका चौथाई निकल गया, तो इतना ही तो बचेगा। अब ये कितना होगा, यहाँ पे 4 का गुणा v में करोगे तो यहाँ पे 4v और 1v घटेगा, तो कितना हो जाएगा ये 3v/4। पहली बार जब हवा निकाले तो इतना बचा। फिर लिखेंगे दूसरी बार, क्योंकि बची हुई हवा को सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी बार हवा निकालने पर शेष बची हुई हवा का मात्रा। तो दूसरी बार हवा जब निकालेंगे तो इसमें से इसका चौथाई घटाएंगे, यानी 4 × 4 करेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि दूसरी बार के लिए ये हवा है और इसका 1/4 निकालना है, तो इसका 1/4 निकालने के लिए 1/4 का गुणा होगा। तो इतना निकालना है और इतना पहले से था, तो अब ये बराबर हो जाएगा कितना, 3v/4 - 3v/16। तो यहाँ पे 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 3 = 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी 9v/16। ऐसे ही लिखते हैं तीसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा। तो तीसरी बार के लिए इतना हवा बचा है और इसका 1/4 भाग बाहर गया, तो माइनस हो जाएगा। इस बार 16 चौक को 64 हुआ, तो इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा ये 36v, 9v और नीचे 64। 36 में से 9 जाएगा 27v/64। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए शेष हवा की मात्रा की सूची। अगर हम लोग हवा की मात्रा की सूची बनाए तो पहले था v शुरुआत में, उसके बाद हो गया 3v/4, फिर हो गया 9v/16, फिर हो गया 27v/64 और इस प्रकार से चल रहा। अब यहाँ देखो क्या ये एपी में है, तो एपी में कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस चेक करना है आपको, वो डिफरेंस कितना आ रहा है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं d1। d1 कैसे निकलेगा, 3v/4 में से v घटाना है ऐसे। तो
तो 4 एकम 4 4v और 3v में से 4v घटाएंगे तो आएगा -v/4। फिर निकाल लेते हैं d2। d2 कैसे निकलेगा, 9v/16 में से इसको घटाना है। 4 दिए हैं 12, 12 में से 9 जाएगा 3, हो जाएगा -3v/16। अगर d3 की बात करें तो 27v में से 9v/16 ये वाला घटाना है, यानी 27v/64 में से 9v/16। तो अब इसको 64 करने के लिए 4 का गुणा होगा, 4 9 36, 36 में से 27 जाएगा -9v/16। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है कि d1 d2 d3 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे d1 नॉट इक्वल d2 नॉट इक्वल d3 लिखेंगे, इसलिए यह AP में नहीं है। तो शायद आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ में आ गया है। कैसे करना, सबसे पहले मान लिया कि बेलन में कितनी हवा है, जितनी बेलन की आयतन है उतनी, तो पहली बार में उतनी हवा रहेगी क्योंकि पहली बार में नहीं निकाला गया। फिर उसके बाद जब हवा निकाला गया तो कितना निकला, v/4 निकला और था इतना v, तो बचे हुए हवा की मात्रा कितनी होगी, 3v/4। ऐसे अगले बार के लिए अगर देखें तो 3v/4 बचा हुआ है, उसमें से उसका चौथाई निकल गया तो 9v/16। तो इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों ने जब इसकी एक सूची बनाई तो इस सूची का सार्वंतर बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं इसका मतलब ये AP में नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो इसमें देखना है कि जो अंकों की सूची आएगी वो सूची AP में है कि नहीं। तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लिखोगे अंकों की सूची। तो सूची कैसे बनाओगे, पहली बार खोदने का खर्च है 150, अगली बार के लिए क्या हो रहा है उसमें 50 ऐड हो जाएगा, यानी 150 + 50 हो जाएगा। उसका अगले बार मतलब जब 1 मीटर और कर देंगे गहरा तो क्या होगा, 150 और ज़्यादा हो जाएगा, ये सॉरी 50 रुपये। उसके अगली बार अगर खोदेंगे तो 150 और 3 बार 50 रुपये हो जाएगा एक्स्ट्रा, और फिर ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ ये मान लेते हैं हम लोग कि माना 150 बराबर A लिख देते हैं और 50 ये है D। तो ये सीरीज जो बन जाएगी हो जाएगी A + D, और ये हो जाएगा A + D + D और A + D + D + D, 3 बार D हो जाएगा और ये चलता रहेगा। ये हो जाएगा A + D, A + 2D और A + 3D। तो ये क्या है, एक AP है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यह एक AP है। यह ऐसा भी लिख सकते हो कि यह जो अंकों की सूची हमको मिली, ये सूची किसी में है, AP में है या फिर समांतर श्रेणी में है। तो शायद आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया। फिर अगला इसी में खंड है कि क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि इसमें सार्वंतर बराबर है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान है। अगर सार्वंतर बराबर हो तो फिर जो सीरीज होती है वो सीरीज AP में होती है। तो फिर इसको आप छाप लीजिए। अब लगाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन की क्या बनानी है, एक सूची बनानी है और देखनी है कि वो AP में आता है या नहीं। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन की सूची। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है A = P कोष्ठक में 1 + R/100 to the power n।
जहाँ ए का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन, पी का मतलब टोटल अमाउंट जो आपको जमा करना है, आर का मतलब वार्षिक ब्याज की दर और एन का मतलब है वो टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहली बार में कुल कितना मिश्रधन आएगा, तो पहली बार का मिश्रधन होगा 1000, 1 प्लस आर की जगह पे 8/100 और एन कितना रहेगा एक बार, क्योंकि पहली बार में 1 साल होगा तो यहाँ रहेगा 1। अगर दूसरे वर्ष के लिए देखें तो होगा ये 1000, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। फिर अगला हो जाएगा 1000, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3 और ये चलता हुआ चला जाएगा। अच्छा देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 प्लस 8/100 की समझ लो मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि देखो इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो पावर 2 लगेगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो पावर 3 लगेगा। तो जो एपी में होता है उसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब अंतर एक जैसा आना चाहिए, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि हैं इसमें कि ये एक एपी सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। तो शायद आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो ये कुल 4 पार्ट हैं, सब में प्रथम पद और सार्वंतर दिया है और सभी में 4 पद लिखने हैं। तो पहले में लिखेंगे प्रथम 4 पद। कैसे लिखना है, लिखना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लिखना है ए प्लस 3d। कुल 4 लोग हुए, 1 2 3 4, केवल 4 ही लिखना है। ए की वैल्यू है 10 और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस डी की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10 और यहाँ भी 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 मतलब 20 और 2 का गुणा 10 में 20 और प्लस 10 30, 3 का गुणा 10 में 30 और प्लस 10 40 और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, यहाँ भी वही काम करेंगे, लिखेंगे प्रथम 4 पद, लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए की वैल्यू है -2 हो जाएगा -2, यहाँ -2 प्लस डी की वैल्यू 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, हो जाएगा -2 प्लस 0 मतलब ये भी -2 और ये सब 0 हो जाएगा तब भी आएगा -2 और यहाँ 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0 और उसको -2 में जोड़ोगे तब भी कितना आएगा -2। तो ये बन गया एपी का 4 पद। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, सेकंड खत्म, अब आते हैं थर्ड पर। लिखेंगे प्रथम 4 पद, इसमें भी वही काम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए की वैल्यू है 4, यहाँ हो जाएगा 4 और डी की वैल्यू -3 तो हो जाएगा 4 -3, फिर ए की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू -3 और यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि डी की वैल्यू है -3 तो हर जगह डी की जगह -3 कर दिया, ये हो जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 3 दूनी 6 -6 और -6 में से 4 घटाओगे तो आएगा -2, 3 3 9 हो जाएगा, ऋण में 9 रहेगा और 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आएगा। तो ये हो गए इस क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट के लिए एपी के 4 पद।
फिर फोर्थ की बात करते हैं, इसमें भी लिखेंगे प्रथम 4 पद, और यहाँ भी वही सेम काम लिखेंगे, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा, और ए प्लस 3d चौथा। ए की जगह पे लेना -1, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस डी की जगह पे हाफ है, फिर आगे -1 प्लस 2 इंटू हाफ, फिर -1 प्लस 3 इंटू हाफ, ये हो जाएगा -1, 2 एकन्ने में 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो हो जाएगा ये ऋण 1/2, क्योंकि 2 एकन्ने में 2 माइनस में 2 रहेगा, और 1 -2 धन 1 बराबर -1, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस में और 1 माइनस में 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा ये 2 एकन्ने में 2, तो हो जाएगा ऋण 2 धन 3 एकन्ने में 3/2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड के कुल थे 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन 4 पार्ट के लिए आंसर बहुत ही सिंपल प्रश्न था, कोई खास बड़ा नहीं था। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर आप एक बार बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपके पास कुल 4 पार्ट दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन में, और सभी में फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस। तो सिंपल प्रश्न है, लिखेंगे प्रथम पद ए। अब प्रथम पद का मतलब होता है जिससे सीरीज स्टार्ट होती है, तो वो है 3 इसमें, तो हो जाएगा 3। लिखेंगे सार्वंतर डी, और सार्वंतर निकालने के लिए एक अगले टर्म में से एक पिछला टर्म माइनस करेंगे, तो जैसे 1 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो आएगा -2, और ये हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। या -1 में से 1 को माइनस करोगे तो -1 -1 -2, किसी में भी अगले टर्म में पिछला टर्म लेस कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। दूसरे में देखो प्रथम पद ए, अब यहाँ फर्स्ट टर्म कितना -5, ये हो गया। सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, किसी एक में से एक को लेस कर दो अगले में से, जैसे -1 में से -5 को लेस करते हैं, तो -1 में से -5 को लेस करना, तो ये हो जाएगा -1 + 5 मतलब 4, और ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें फर्स्ट टर्म अगर हम लोग बात करें उसकी, तो कितना होगा ये फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, तो वो कितना 1/3 जिससे स्टार्ट हो रहा है वही। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सार्वंतर की, तो अगले टर्म में से एक पिछला टर्म घटा दो, जैसे हम लोग लेस करते हैं 5/3 में से 1/3 को, तो 5 में से एक जाएगा 4, तो हो जाएगा 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस। 4 की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद ए। अब प्रथम पद कितना है 0.6, सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, अगले टर्म में से एक पिछला टर्म घटा दो, जैसे 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, तो जब लेस करोगे तो आएगा 1.1, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 के इन चारों पार्टों का हल। बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही सिंपल नॉर्मल प्रश्न था। फर्स्ट टर्म लिखना था तो जिससे स्टार्ट हो रहा वही फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए अगले में से पिछला घटाओ, आप 2.8 में से भी 1.7 घटाओगे तब भी वही आएगा। आप किसी अगले में से एक पिछला घटा दोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म आपको वही लेना है जो स्टार्टिंग में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, अगला 3 पद लिखिए। तो आपके पास ये कुल 15 पार्ट दिए हुए हैं इस 4 क्वेश्चन में। इसमें सिंपल में आपको पहला चीज़ चेक करना है एपी, दूसरा अगर एपी है तो उसका सार्वंतर बताओ, और तीसरा अगर एपी में है तो उसके अगले 3 और पद लिखो। जैसे 4 तक ये दिया है तो अगला 3 आपको और करना है, मतलब अगले 3 पार्ट, मतलब अगले 3 टर्म कौन कौन से होंगे वो भी आपको लिखना है। तो चलो शुरुआत फर्स्ट से करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एपी चेक करना तो आप क्या चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस। तो निकालोगे सबसे पहले D1, कैसे 4 - 2 2 आएगा,
D2 निकालोगे 8 माइनस 4 4 आएगा। D3 की अगर बात करो तो 16 माइनस 8 वो कितना आएगा 8। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, फिर यहाँ आगे लिखोगे इसलिए यह AP में नहीं है। आगे बात समझ में, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। अगर हर एक जगह कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वो सीरीज AP की है। चलो अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में निकालो D1, 5/2 में से 2 को लेस करो तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1/2। D2 की बात करें तो 3 में से 5/2 घटाना, 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा 1 तो 1/2। अगर हम लोग D3 की बात करें तो 7/2 में से 3 को लेस करना, एक अगले में से पिछला आना है, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा 1 यानी 1/2। यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2, तो कॉमन डिफरेंस बराबर है तो इसलिए यह AP में है। तो लिखेंगे इसलिए यह AP है या AP में है। अब प्रश्न कह रहा था कि अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखो, तो लिखोगे इसलिए सार्वंतर, और वो सार्वंतर कितना है 1/2। फिर अगला काम क्या था उसमें, अगला 3 पद लिखना है। अगला 3 पद कैसे लिखेंगे, 7/2 पे रुका हुआ, इसमें 1/2 आपको जोड़ना है, यानी अगला जो बनेगा 7/2 धन 1/2। अगला बनेगा 7/2 धन 2 गुणे 1/2। उसका अगला होगा 7/2 धन 3 गुणे 1/2। A + D, A + 2D, A + 3D ऐसा बन जाएगा। अब 7 1 8/2 मतलब 4 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 2 1 2 और 2 7 9, 9/2। अगले के लिए यहाँ कितना होगा 3/2, हर बराबर है तो 7 3 10/2 और 10/2 मतलब 5। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए AP के अगले 3 पद। तो शायद आपको ये दोनों खंड समझ में आ गए हैं। अब लगाएंगे हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले निकालो D1, तो -3.2 में से 1.2 को लेस करो तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, और लेस करेंगे तो 2 में से 2 0 जाएगा, 3 में से 1 2 आएगा, यानी 2.0 निगेटिव में। ऐसे ही अगर D2 की बात करें तो -5.2 में से लेस करना -3.2 को, एक अगले में से एक पिछला, तो ये हो जाएगा इस बार प्लस में, यानी -5.2 प्लस 3.2, 2 में से 2 0, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी आएगा -2.0। फिर बात करें अगर हम लोग D3 की तो हो जाएगा -7.2 में से लेस करना -5.2 को, तो होगा ये -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, फिर से 2 में से 2 0 जाएगा, 7 में से 5 2 जाएगा, यानी ये भी -2.0। यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP है या AP में है। फिर उसका अगला लिखना था, तब इसका सार्वंतर बताओ अगर AP है तो लिखेंगे सार्वंतर -2.0। फिर लिखना था इसका अगला 3 पद, तो लिखेंगे अगला 3 पद। कैसे निकालेंगे, सबसे लास्ट वाला टर्म था -7.2, इसमें इसका कॉमन डिफरेंस जोड़ते हुए चलो, ये हो गया 1, अगला हो जाएगा -7.2 प्लस 2 इंटू -2.0, अगला होगा -7.2 प्लस 3 इंटू -2.0। अब ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो होगा ये -9.2। यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा -4, और 7 इसमें जुड़ जाएगा तो आएगा -11/2, और ये हो जाएगा -13/2। 3 दूनी 6 और 6 में से 7 जोड़ देंगे तो 13 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। कॉमन डिफरेंस निकाल के आपको
चेक कर लेना, अगर कॉमन डिफरेंस निकाल के हर एक बार कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वो AP होगा, और अगर AP है तो पूछा इसका सारवंतर बताओ, तो वो तो आप निकाल ही रहे हो, तो ये हो जाएगा इसका सारवंतर। फिर कह रहा अगला 4 पद लिखो, तो लास्ट वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हुए चले जाओ, 4 पद 3 पद जो भी लिखना है आपको वो कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट में देखो दिया -10 -6 -2 और 2। तो इसमें अगर हम लोग बात करें D1 की, तो D1 कितना होगा -6 में से -10 को लेस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10, और +10 में से -6 करोगे तो 4 आएगा। D2 की बात करें तो -2 में से लेस करना -6 को, तो माइनस माइनस +6, और 6 में से -2 को लेस करोगे तो 4 आएगा। D3 निकालना है आपको, तो 2 में से लेस करना -2, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तब उस बार 2 + 2 मतलब 4। तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह एक AP है। क्या है ये? AP है। और अगर AP है तो पूछा इसका सार्वंतर, तो लिखो इसका सार्वंतर यही होगा, वो है 4। फिर लिखेंगे अगला 3 पद। तो अब आपको आदत सी बन गया, आप लिख सकते हो। अब 4 जोड़ते हुए जाना, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, ये 4 4 जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। तो वहाँ 3 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले D1 की बात करो, तो 3 + √2 में से लेस करेंगे 3 को, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा √2। D2 की बात करें तो 3 + 2 √2 में से लेस करना है 3 + √2 को, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से एक √2 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2। अगर हम लोग D3 की बात करें तो 3 + 3 √2 में से लेस करना है 3 + 2 √2 को, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 को लेस करोगे तो आएगा √2। देखो यहाँ भी तीनों कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP है। और जब ये AP है तो कह रहा अगला 3 पद लिखो, तो लिखेंगे अगला 3 पद। तो 3 + 3 √2 पे रुका है, एक और √2 जोड़ दोगे तो होगा ये 3 + 4 √2, एक ये हो जाएगा, 3 + 5 √2 एक ये हो जाएगा, और 3 + 6 √2 अगला ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे कामा लगाते हुए लिख सकते हो। तो शायद आपको ये 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट समझ में आ गया होगा। अब लगाएंगे अगला पार्ट। 6 पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4/2। तो इसको सॉल्व करना, सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, लिखेंगे D1 के लिए 0.22 - 0.2, घटाओगे तो आएगा 0.02। ऐसे ही अगर आप D2 की बात करें तो 0.222 में से 0.22 घटाना है, ये घटाओगे तो आएगा 0.002। क्योंकि इसको ऐसा करने के लिए देखो इधर 3 अंक है, तो इधर एक बार 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 में से 0 जाएगा 2, और इस 2 से 2 घटेगा 0, इस 2 से 2 घटेगा तो 0, इतना तो आपको घटाने आता ही होगा। फिर D3 की बात करें अगर, तो 0.222 - 0.222 घटाएंगे तो आएगा 0.002। अब देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि D1 ≠ D2 ≠ D3, इसलिए यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो अगला 3 पद तो हो ही नहीं सकता, लिख ही नहीं पाएंगे। अब हम लोग लगाएंगे 7 नंबर। 7 नंबर 0 -4 -8 -12, इसका D1 बताओ कितना होगा। -4 में से 0 लेस करो तो आएगा -4। अगर D2 की बात करें तो -8 में से लेस करना -4, माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 मतलब -4। D3 की बात करें तो -12 में से -8 लेस करो, माइनस माइनस प्लस, और -12 + 8 मतलब -4। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP है। और AP है तो सार्वंतर लिखना है आपको, तो लिखेंगे सार्वंतर, और यही चीज़ है उसका सार्वंतर -4। फिर लिखना अगला 3 पद।
तो सब में -4 जोड़ते हुए जाना, तो -12 में -4 जोड़ेंगे तो -16, इसमें -12 ये 4 करेंगे -20, फिर से -4 तो -24। तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट का सॉल्यूशन। एट्थ पार्ट है इसका -1/2 -1/2 -1/2, हर बार वही है। कॉमन डिफरेंस चेक करो तो लिखोगे -1/2 माइनस -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो सेम चीज़ प्लस और माइनस में तो 0 आएगा। ऐसे ही अगर D2 देखो, इसमें से इसको घटा के तो वो भी 0 आएगा। D3 की बात करो तो वो भी 0 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP है। और अगर AP है तो क्या लिखना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर इसका कितना है, 0 लिखना। अगला 3 पद, तो जब 0 सब में जोड़ते हुए जाएंगे तो वही चीज़ आएगा रिटर्न, -1/2 -1/2 और -1/2, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। 9th पार्ट है 1, 3, 9 और 27। तो इसमें अगर हम लोग D1 की बात करें तो 3 - 1 करना पड़ेगा, 2 आएगा। अगर D2 की बात करें तो 9 - 3 यानी 6 आएगा, और D3 की बात करें तो 27 - 9 ये आएगा 18। अब अगर देखा जाए तो इसमें D1 D2 D3 बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो फिर आगे के कोई टर्म तो लिखने नहीं है। अगर AP रहता तो अगला 3 पद लिखते। तो शायद आपको ये 9th नंबर का पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर का पार्ट। 10 नंबर के पार्ट में A 2A 3A 4A। तो यहाँ पे अगर हम लोग D1 की बात करें तो 2A में से A को लेस करोगे तो A आएगा। D2 की बात करें तो 3A में से 2A को लेस करोगे तभी A आएगा। और D3 की बात करें अगर तो 4A में से 3A लेस करोगे तभी A आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP है। और अगर AP है तो इसका क्या लिखना था, सबसे पहले सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कितना है इसका, A है। फिर लिखेंगे अगला 3 पद, तो सब में A जोड़ते हुए जाना, तो अगला होगा 5A 6A 7A, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के 10th पार्ट का सॉल्यूशन। 11 नंबर का पार्ट है A² A³ और A4। तो अब इसमें अगर हम लोग D1 की बात करें तो A² - A होगा, D2 की बात करें तो A³ - A² होगा, और D3 की बात करें तो A4 - A³ होगा। अगले में से पिछला घटाना है, तो पहला A² - A, A³ - A4 - A³। तो देखो क्या D1 D2 D3 बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, इसलिए यह AP नहीं है। ये हो गया इस 11th नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर पार्ट। तो 12 वाले में सबसे पहले लिखोगे D1। तो D1 कैसे निकलेगा, √8 माइनस √2। तो √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। कैसे, क्योंकि इसको लिखोगे 4 × 2 और 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, तो होगा 2 और माइनस √2, तो आएगा ये √2। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें D2 की तो लिखेंगे अंडर में 18 - 8। अब 18 को लिख सकते हैं 3√2 और 8 को 2√2, तो लेस करेंगे तो फिर से आएगा √2। अगर हम लोग बात करें D3 की तो √32 माइनस √18 होगा। √32 को लिखेंगे 4√2, 18 वाले को लिखेंगे 3√2 और लेस करेंगे तो फिर से √2। देखो हर एक बार कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP है। और अगर AP है तो इसका सार्वअंतर अगर लिखो तो सार्वअंतर कितना होगा, √2। फिर लिखेंगे अगला 3 पद। तो अगला 3 पद 4√2 पे समाप्त हुआ है, तो अगला होगा 5√2, 6√2 और 7√2।
2, या इसको लिख सकते हैं 5 × 5 = 25, 2 × 50 और 6 का गुणा 6 में 36, 36 में 2 का गुणा 72। इसको लिखेंगे 7 का 49 और 49 का 2 में गुणा 98। तो आप चाहे ये तीनों लिखो चाहे ये तीनों लिखो और ये आपके दोनों भी प्रश्न सही रहेंगे। तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 के 12th नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। 4th क्वेश्चन के 13 पार्ट को देखिए। √3, √6, √9, √12। इसमें अगर हम लोग बात करें D1 की तो होगा √6 - √3, ये दोनों घटेंगे ही नहीं। फिर अगर हम लोग बात करें D2 की तो होगा ये √9 - √6, ये भी नहीं घटेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें D3 की तो √12 में से √9 को लेस करना, वो भी नहीं घटेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तीनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 ≠ D2 ≠ D3, इसलिए यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं लिखना, अगले 3 पद भी नहीं लिखने हैं। चलो बात करते हैं अब हम लोग 14 की। 14 को यहीं सॉल्व कर दें। 14 के लिए अगर हम लोग बात करें D1 की तो ये होगा 3² - 1², तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 8 आएगा। अगर हम लोग बात करें D2 की तो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। अगर हम लोग D3 की बात करें तो 7² - 5², 7 का वर्ग करेंगे 49, 5 का वर्ग 24 और 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि D1 ≠ D2 ≠ D3, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए यह AP नहीं है। 15 नंबर पार्ट को देखो। इसमें सबसे पहले निकालेंगे D1। 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर लेस करना है। 5 का स्क्वायर 25 - 1 मतलब 24। D2 का मतलब हो जाएगा 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर लेस करना है, तो 49 - 25, ये भी हो जाएगा 24। D3 के लिए 73 में से 7 का स्क्वायर लेस करना है, मतलब 73 - 49 और ये भी आएगा 24। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 = D2 = D3, तो अगर D1 D2 D3 बराबर है तो ये क्या है, AP में लिखेंगे, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो सार्वंतर लिखना होगा, तो लिखेंगे सार्वंतर, और सार्वंतर हर बार कितना आ रहा है, 24। फिर लिखना है अगला 3 पद, तो लिखेंगे अगला 3 पद, तो 73 में 24 जोड़ना है तो हो जाएगा 4 3 7 2 9, 97। इसमें भी 24 जोड़ना है तो 7 4 11, 9 2 11 12, 121। फिर इसमें जोड़ना है तो आएगा 145। तो ये हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के 15 नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये थी आज की प्रश्नावली 5.1 या एक्सरसाइज 5.1, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी से संबंधित थी। और अगर आपको इस पूरे प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की शंका है या कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम आपके हर एक प्रश्न का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।